हमारा टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इस वीडियो में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारा कंटेंट इजीली प्रोवाइड करा दिया जाएगा और इजीली सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपका चाहे वाइवा हो, चाहे इंटरव्यू हो या कोई एग्जाम हो या आप लाइव में इस टेस्ट को कर रहे हो तो इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आप इजीली इसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। जो पहला पॉइंट एग्जाम में लिखना होता है कि डेफिनेशन, वो टेस्ट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स टू द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑफ द टू सरफेस। यानी कि अगर हमारे दो सरफेस हैं, एक ये हो गया एक ये, इन पर जो इनके बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा और इनका जो परपेंडिकुलर वेट होगा उसका रेशियो होता है। फिर ये दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैटिक होता है, एक काइनेमेटिक। काइनेमेटिक को डायनेमिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के भी नाम से जानते हैं। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस में वो पॉइंट लिखे जाते हैं कि ये हमारा टेस्ट हमारा रियल लाइफ में कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये क्यों ज़रूरी होता है और इसका प्रैक्टिकल यूजेस क्या होता है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इन मैनी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स सच एज द ब्रेक लाइन, गियर, बेयरिंग, कैम, conveyor and pulleys are manufactured with plastic. These products slide over each other surface over other surface. Therefore, the material should have the low coefficient of the friction and high self lubricating properties. यानी कि जैसे इसमें दिया हुआ कि जो आजकल देखा होगा आपने, गियर जो होते हैं वो प्लास्टिक के बनने लगे हैं और वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनकी कॉस्ट भी कम आती है। तो उन सब प्रोडक्ट में ये टेस्ट किया जाता है। जो टेस्ट मेथड है इसका ये है ASTM D1894। ठीक है, तो इस टेस्ट मेथड को आप लोग याद रखेंगे। अगर आपको इस टेस्ट के बारे में कुछ बताना हो तो सबसे पहले ये बताएंगे कि हम इस टेस्ट को 1894 के तहत करते हैं। अगर जैसे वाइवा में पूछा कि कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन क्या होता है तो डेफिनेशन बताएंगे, इसका सिग्निफिकेंस बताएंगे। अगर मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है उतना बोलने का तो आप उसको ये बोलेंगे कि हम सर इस टेस्ट को 1894 के थ्रू करते हैं, इसमें ये मेजर करते हैं, ये इसके प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो इसका आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि स्पेसिमेन कैसे इसका प्रिपेयर करेंगे। तो इसका स्पेसिमेन एक्सट्रूजन प्रोसेस के जरिए प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें 250 mm मशीन डायरेक्शन और 130 mm ट्रांसफर डायरेक्शन के लिए एक हमें सीट या फिल्म की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो मशीन डायरेक्शन और ट्रांसफर डायरेक्शन क्या होता है ये देखते हैं। जैसे कि ये हमारा एक्सट्रूजन मशीन हो गई। ठीक है, ये इसमें हीटर लगा हुआ है। ये अगर हम ये ऐसे सीट निकल रही, ये मान लीजिए ये हमारी सीट है, तो जो हम सीट कट करेंगे ये 250 mm, तो इस डायरेक्शन में अगर हम इसको कट किया तो ये हमारा मशीन डायरेक्शन कहा जाएगा। ठीक है, और अगर हम इस सीट को 130 mm, यहाँ से यहाँ 130 mm होगा, इस डायरेक्शन में कट करेंगे या इस डायरेक्शन में कट करेंगे तो ये हमारा ट्रांसवर्स डायरेक्शन होता है। ठीक है, अगर इस सीट को ध्यान से देखेंगे कि कट करने के बाद अगर हम देखेंगे कौन सी डायरेक्शन में ये कट हुई है, तो जो मशीन डायरेक्शन में होगी उसमें जो लाइनेज होंगी वो ऐसे ऐसे आती होंगी। अगर ध्यान से देखेंगे तो ऐसे उसमें हल्की हल्की लाइंस दिखती हैं, जो मटेरियल की जो फ्लो होते हैं ऐसे उसमें दिखाई देता है, तो वो ये हमारा इसमें मशीन डायरेक्शन हो जाएगा। अगर यही लाइन ऐसे इसमें दिख रही तो ये हमारा ट्रांसवर्स डायरेक्शन होगा। अगर मान लीजिए ये हमारा स्पेसिमेन है, इसमें ऐसे लाइंस आ रही हैं तो ये हमारा ट्रांसवर्स डायरेक्शन हो जाएगा। इसका मशीन डायरेक्शन क्या होगा ये, और इसका ट्रांसवर्स डायरेक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। एक बार फिर से समझा देते हैं मशीन डायरेक्शन और ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ठीक है, जैसे ये हमारा सैंपल हो गया। ठीक है, इसमें ऐसे लाइनेज ध्यान से देखने पर ऐसे लाइनेज आ रही हैं, तो इसमें सैंपल की जो मशीन डायरेक्शन होगी वो ये होगी। ठीक है, और ट्रांसवर्स जो डायरेक्शन होगी वो ये डायरेक्शन होगी या ये डायरेक्शन होगी, इसमें से कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, या तो उधर की या तो इधर की, ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन होती है। ठीक, कंडीशनिंग इसमें सेम रहेगी जैसा कि सब में करते हैं। फिर आता है कि हमें इस टेस्ट को करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट जरूरत होंगे। तो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन टेस्टर की जरूरत होगी। ये क्या होगा आगे हम इमेज में देखेंगे कि ये कैसा लैब में दिखता है। इसमें मोटर ड्राइवन होगा, हॉरिजेंटल प्लेटफॉर्म विद कंट्रोल्ड स्पीड, यानी कि कंट्रोल स्पीड से चल रहा होगा। ठीक है, लोड से लोड को मेजर करने स्टैंडर्ड स्लिट क्या होती है ये आगे हम उसमें देख लेंगे। ये एक मेटल ब्लॉक होता है जो कि हमें टेस्ट के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, टेस्ट परफॉर्म करने के लिए ये भी एक उसका कंपोनेंट होता है। तो इसका जो डायमेंशन है ये आप लोग याद रखेंगे कि 63 mm प्लस माइनस 5 mm वाइड होना चाहिए, 6 mm थिक होनी चाहिए, और जो उसका वेट है 200 प्लस माइनस 5 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, टेस्ट प्लेटफॉर्म क्या होगा टेस्ट करने के लिए, जो कि स्मूथ होगा, फ्लैट ऑन द सरफेस विच हैज द स्पेसिमेन प्लेस्ड ग्लास। जनरली ग्लास यूज कर लेते हैं हम उसकी जगह पे, इसके अलावा कोई भी और मटेरियल भी यूज होता हो, बट वो कंडीशन क्या है कि स्मूथ और फ्लैट उसका सरफेस होना चाहिए। ठीक है, उसमें क्या लगा क्लैंपिंग सिस्टम लगा होना चाहिए जो कि स्पेसिमेन को क्लैम्प करे या होल्ड करके रखे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर में सबसे पहला जो पॉइंट आता है यही कि हम चेक करते हैं कि मशीन हमारी कैलिब्रेटेड है या नहीं, और स्पेसिमेन प्रिपरेशन, ये दोनों पॉइंट हमारे फर्स्ट 2 पॉइंट होते हैं। इनके बाद हम उसमें लिखते हैं अगर कोई भी पॉइंट लिखना होता है। फिर
सेकंड पॉइंट में क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट में तो वही लिखा होगा कि टेस्ट मेथड के अकॉर्डिंग हम स्पेसिमेन प्रिपेयर करेंगे। फिक्स द स्पेसिमेन सिक्योरली ऑन द हॉरिजेंटल प्लेटफॉर्म एंड अनदर द बॉटम ऑफ द स्लिड, यानी कि एक को क्या करेंगे, ये प्लेटफॉर्म होगा इस पर हम प्लेस करेंगे और एक स्लिड होगी, स्लिड की जैसे ये स्लिड हो गई तो इसके बॉटम में हम ऐसे प्लेस करेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट आ गया, इंश्योर दैट द अटैच्ड स्पेसिमेन आर व्रिंकल फ्री, यानी कि जो हम स्पेसिमेन उसमें क्लेम करेंगे उसमें कोई भी व्रिंकल नहीं होने चाहिए। प्लेस द स्लिड ऑन द माउंटेड स्पेसिमेन विदाउट अप्लाइंग एक्स्ट्रा फोर्स, यानी कि बिना किसी एक्स्ट्रा फोर्स के हम इस पे जो हमारी स्लिड होगी जो हम टेबल पे माउंट करेंगे उस पर रख देंगे, ठीक है। सेट क्रॉस सेट स्पीड फिर सेट करेंगे। जो ये टेस्ट होते हैं सारे के सारे टेस्ट में 150 mm पर मिनट होगी, ठीक है। फिर स्टार्ट द मशीन एंड मोटर पुल द स्लिड अक्रॉस द सरफेस, और सरफेस के थ्रू मोटर उसको खींचेगा, ठीक है। ये इसमें डायग्राम है, डायग्राम को देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। जो जो इसमें लगी हुई ये हमारी स्लेट लगी हुई है, ये स्क्वायर शेप की हो सकती है, सर्किल शेप की हो सकती है, किसी भी तरीके की हो सकती है, ठीक है। जनरली ये स्क्वायर शेप में देखी जाती है। इसकी जो डायमेंशन है वो आप लोग याद रखेंगे, 63 ±5 mm विड्थ और 6 mm थिकनेस और 200 इसकी 200 ±5 ग्राम इसका वेट, ठीक है। ये डायमेंशन याद रखेंगे क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। एग्जाम में डायमेंशन लिखना जरूरी हो जाता है। तो जो हमारा 130 mm का जो सैंपल था उससे हम इस स्लिट को कवर करेंगे, ठीक है। जो 250 होगा उसको हम यहाँ पर ऐसे फ्लैट लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लैंपिंग सिस्टम होता है जिससे इसको एक साइड से क्लैम्प कर देते हैं, और ये हमारा पुली होता है, ये हमारा लोड होता है, लोड सेल को मेजर करता है और ये वायर को खींचता है। जो वायर इसमें यूज किया जाता है इस स्लिट को खींचने के लिए वो नायलॉन का वायर होता है जिसे नायलॉन मोनोफिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। ये जो हमारा है ये प्लेन हो गया, ये ग्लास का जनरली यूज करते हैं, ये किसी और भी मटेरियल का बना हो सकता है। मेन कंडीशन क्या है इसके लिए कि इसका फ्लैट सरफेस होना चाहिए, ठीक है। और फिर ये बेस होता है। जो एग्जाम में मेन गलती करते हैं स्टूडेंट की, इसमें ये नहीं लिखते कि ये फिगर किस चीज़ का है, तो ये आप लोग लिखेंगे, ठीक है। इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये स्लिट पे एक ये लगा हुआ है, जो स्लिट पे लगाते हैं वो 130 mm का लगाते हैं, ठीक है। और एक को हम इसमें लगा देते हैं, ये इधर से क्लैंप कर देते हैं, फिर यहाँ से ये वायर खींच लेते हैं। अगर कुछ मटेरियल के टेस्ट के लिए हमें एक्स्ट्रा लोड भी लगता है तो हम इस पर लगा देते हैं, ठीक है। अब ये रिजल्ट में साफ ही है कि अगर स्टैटिक फोर्स जितना होगा उसको जो नॉर्मल फोर्स होगा वेट होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे, जो डायनेमिक होगा या काइनेमेटिक वाला। तो काइनेमेटिक फोर्स क्या होता है तो वो उसमें मशीन से नोट कर लेंगे और उसके वेट से हम उसको डिवाइड करके निकाल लेंगे। जो फैक्टर अफेक्टिंग आता है, फैक्टर अफेक्टिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हम उसमें एक्स्ट्रा करते हैं या जो मैनुअली उसमें पैरामीटर सेट किए जाते हैं वो सारे फैक्टर अफेक्टिंग में आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होगा, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू वो बता रहा हूँ, बाकी हर एक मटेरियल के फैक्टर अफेक्टिंग कुछ ना कुछ अलग रहते हैं। तो सबसे पहला कि वो किस मटेरियल पे स्लाइड कर रहा है, ठीक है। जो हमारा स्लाइडिंग मटेरियल क्या हो सकता है, या तो ये सेम होगा या तो ये कोई और मटेरियल हो सकता है, ये दो ही कंडीशन होती हैं, या तो ये सेम होगा या तो किसी और मटेरियल का बना हो सकता है, तो ये भी उसको अफेक्ट करेगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि उसमें फिलर और एनफोर्समेंट जो ऐड किया जाएगा वो कितना होगा, जैसे कि हम ग्लास फाइबर यूज कर रहे हैं या कोकोनट फाइबर यूज कर रहे हैं या कोई और चीज़ उसमें फाइबर के रूप में यूज कर रहे हैं, तो वो सारे फैक्टर अफेक्ट करेंगे। फिर क्या होता है, लिक्विड और लुब्रिकेंट प्रेजेंट ऑन द सरफेस, यानी कि जो हमारा गियर होगा या पुली होगी उसके सरफेस में कौन सा लिक्विड यूज किया जा रहा है। जैसे आप सुने होंगे कि इंजन में जो गियर यूज होते हैं तो उनकी लुब्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए ऑयल यूज किया जाता है, इंजन ऑयल, ठीक है। फिर ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या होगा, जो मतलब हमने मशीन डायरेक्शन और ट्रांसवर्स डायरेक्शन देखी है अभी, वही उसका ओरिएंटेशन होता है। ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आप देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन इज लेस इन मशीन डायरेक्शन, मशीन डायरेक्शन में कम आएगा ट्रांसफर डायरेक्शन से, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे ये। अब इसमें नीचे जो इमेजेस दी हुई है इसमें अगर लैब में आप जाएंगे तो आपको कुछ ऐसी मशीनें दिखेंगी, ठीक है। तो ये देख लेंगे, ये हमारी स्लेट दी हुई है, ये हमारा बेस दिया हुआ है, ये जो हमारा फिल्म है सैंपल, और ये इसकी क्लैंपिंग यूनिट हो गई। यहाँ से ये मोनोफिलामेंट गया और इसमें से ये पुल कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पर इसमें डाटा जो है यहाँ पर ये स्लाइड में देगा, ठीक है, डिस्प्ले में शो करेगा। और एक इस टाइप की आती है और एक ये इस टाइप की मशीन लैब में आपको देखने को मिल सकती है। अब हमारा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि मान लीजिए हमें नायलॉन का जो बनाना है, नायलॉन का गियर, तो उसको उसकी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन करने के लिए जो हमें स्टेप होगा तो कैसे करेंगे। जैसे नायलॉन का हमें गियर बनाना है नॉन मटेरियल का, तो उसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग कमेंट करेंगे, उसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा उसको कैसे निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप उसको कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आप लोग इससे सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। ये अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।